देखिए वैद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय पार्ट 2 भौतिक विज्ञान में आप लोगों ने देखा था वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, यानी कि वैद्युत किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्र से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आपको फार्मूला मिला था फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कॉस थीटा। ठीक है, आज आप देखेंगे वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। फाई ई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं फाई ई का मात्रक व विमा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, मात्रक। मात्रक के लिए सूत्र का उपयोग करेंगे जो फार्मूला लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। ठीक है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, फाई ई का मात्रक लिखते हैं। ठीक, ई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका कुल मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, अब हम इसको विमा निकालेंगे। इसकी विमा क्या हो जाएगी बेटा, ध्यान से समझना। ठीक है, विमा के लिए हम क्या करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका मात्रक हो गया। न्यूटन की विमा क्या हो जाएगी, यानी कि बल की विमा एम एल टी माइनस 2। ठीक है, मीटर का मतलब एल स्क्वायर, प्रति कूलम है मतलब 80 हो जाएगा इतना। ठीक है ना, आगे एम एल टी ए, ये इतना है बेटा ना। देखो एम भी है, एल भी है, टी भी है, ए है, यही 4 राशियां हैं यहाँ पे। एम कितनी बार है, ऊपर देखो 1 बार, यहाँ 1 लिख दिए। ठीक है, एल यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 2 बार है, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3। अब टी की बारी आ गई, टी माइनस 2 टाइम है। ठीक है, ऊपर नीचे 1 बार है, ऊपर आएगा तो -1 हो जाएगा, तो -3, और ये ए ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देख लिया है कि वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक बताया गया है आप लोगों को, वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, और इसकी जो विमा प्राप्त हुई है ml3 t-3 a-1। ठीक है, आगे हम जो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस का फिजिक्स का बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, इसलिए आप लोग मन लगा के इसको पढ़ेंगे ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो जैसे मैंने गॉस की थ्योरम बताने चल रहा हूँ, गॉस की थ्योरम नहीं समझ में आई है 2 बार देखो, 3 बार देखो, नहीं आएगी तो हमको बताइएगा, हम इस पर फिर से काम करेंगे। लेकिन हमारा प्रयास क्या होना चाहिए, कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा पढ़ना है, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। घर के जो सदस्य कह रहे हैं ये काम है वो काम है, ठीक है, उनसे आग्रह करिए कि 8 बजे से 12 बजे तक आपको पढ़ने दें, उसके बाद भी समय मिलता है, दोपहर में तैयारी करिए, दोपहर में वीडियो देखिए। ठीक है, इसीलिए वीडियो आपको पहले भेज दिया जाता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वीडियो आपको मिल रहा होगा। ठीक है, तो इसलिए कोई कोताही नहीं, कोई कमी नहीं छोड़ना है। ठीक है, इस विषम परिस्थिति में आपको सबसे अच्छा पढ़ना है। पढ़ोगे ना, पक्का पढ़ोगे? ठीक है ना, पढ़ना है। ठीक, बहुत बढ़िया। आपको मैं बताने चल रहा हूं अब गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इन योर टॉपिक, इन योर चैप्टर। ठीक है, आपके सिलेबस का देखो बेटा, कभी भी आप अपना अंसाल उठा के देखो तो आप पाओगे कि दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष अक्सर ये पूछा जाता है गॉस की प्रमेय। ठीक है,
तो आज मैं बताने चल रहा हूं आपकी गॉस की प्रमेय। इसको बोलेंगे गॉस थ्योरम। ठीक है, गॉस थ्योरम कब आपको समझ में आएगी? इसको समझने के लिए पहले आपको चित्र समझना पड़ेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेते हैं किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ये पृष्ठ है। ठीक है, पृष्ठ की कल्पना कर सकते हैं ना, एक कोई पृष्ठ है। ठीक है, जिसमें से वैद्युत बल रेखाएं होके गुजर रही हैं। एक वैद्युत क्षेत्र की यहाँ पे कल्पना करते हैं जिसपे वैद्युत बल रेखाएं आपस में गुजर रही हैं। ठीक है, इसमें एक बिंदु है O। ठीक है, जिसपे प्लस Q चार्ज है, मान लेते हैं इतना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये इसका R यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जा रही है। ठीक है, यहाँ तक की दूरी क्या हो रही है, R। ये जो एरिया है DA है। ठीक है, ये एंगल जो बन रहा है वो D ओमेगा बन रहा है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गया। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे, ये जो इसका एरिया वेक्टर है वो कितना है, वेक्टर A। ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई। अब सबसे पहले आपको समझना है गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट, सिद्धांत क्या है। ठीक है, क्योंकि सिद्धांत के बिना कोई भी प्रमेय पूर्ण नहीं होती है, इसलिए सिद्धांत आपको आना चाहिए और बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, और बार बार कह रहा हूं, ये डेरिवेशन सभी छात्रों को पूरी तरह से आना चाहिए। ठीक है, अब ये आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आप इसको एक बार में समझें, 2 बार में समझें, 3 बार में समझें, या बार बार देख के समझें, कैसे समझें ये आपकी समस्या है। ठीक है, लेकिन आना सबको चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे यहाँ पे कि आपको ये आए। ठीक है, लेकिन अंतिम जिम्मेवारी आपकी है। ठीक है, हम ना तो क्लास में हैं कि आपको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आपका वो समय चल रहा है जिसमें आपको स्वयं अपने भविष्य के फैसले लेने हैं, किसी भी तरीके से अच्छी तैयारी करनी है। कहते हैं कि अब आपके पास ना तो प्रेशर है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई प्रेशर नहीं है। ठीक, अगर आप पढ़ेंगे तो अपने लिए पढ़ेंगे, और मैं ये प्रयास मानता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि किसी वैद्युत पृष्ठ से, ये जो इसका वैद्युत फ्लक्स है वो किसी बद्ध वैद्युत क्षेत्र का यहाँ पे देखिए, फिर से समझेंगे इसको। इसका जो स्टेटमेंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहे हैं, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक है, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ, यानी कि जो पृष्ठ है उसके कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, फिर से समझिए, हमारे साथ बोलिए, बोलने के लिए तैयार है ना आप लोग? तो बोलिए, किसी बद्ध पृष्ठ से, बोले आप लोग, फिर से बोलो, किसी बद्ध पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश Q का
1/ε0 गुना होता है। यानी कि इसमें तीन चीजें आ रही हैं, क्या क्या? वैद्युत फ्लक्स फाई ई, कुल आवेश सपोज कर लेते हैं Q है, कुल आवेश कितना है? Q है, और कितना गुना हो रहा है? 1/ε0 गुना। यानी कि कह रहे हैं वैद्युत फ्लक्स कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब यहां पे देखेंगे क्या होता है, फाई ई, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, अगर स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फार्मूला क्रिएट करते हैं तो फाई ए इज इक्वल टू Q/ε0, यही हमको प्रूफ करना है। फाई ई इज इक्वल टू Q/ε0। फाई क्या है? वैद्युत आवेश, वैद्युत फ्लक्स। Q क्या है? कुल आवेश या नेट आवेश परिबद्ध क्षेत्र का, और ε0 गुना होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पे देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। प्रूफ, देखो सबसे पहले यहां पे देखिए फाई ई इज इक्वल टू, लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, मैंने बताया था ना, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो E इज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/r² होता है, बताया गया था ना। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4πε0 Q/r², बताया गया है ना। अब यहाँ पे ये E का मान रख दीजिए, इसको बना देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यानी कि E का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देंगे तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल 1/4πε0 के Q/r² इंटू डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। इतना कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देखो इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो ऐसी चीज़ें हैं इसमें जिसका क्लोज इंटीग्रल से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्लोज इंटीग्रल से जिसका कोई रिलेशन नहीं है उसको बाहर कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² कॉस थीटा। ठीक है, और बच क्या रहा है, क्लोज इंटीग्रल डी ए। ठीक है, क्या बच रहा है, क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए बच रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्लोज्ड इंटीग्रल डी ए का यूज कर लेंगे। इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, देखो जब ये एंगल ओमेगा होता है, डी ओमेगा, तो एरिया कितना काउंट करता है, डी ए। ठीक है, और टोटल अगर एंगल क्या हो जाएगा, ओमेगा, तो एरिया कितना काउंट करेगा, ए एरिया काउंट करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r² कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ए। इतना समझ में आ गया? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? ठीक, आगे देखते हैं। फिर कन्फ्यूजन हो तो हमको फ़ोन कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, या कमेंट कर सकते हैं, कई ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, जैसे अगर कुछ सेक्शन के बच्चे ऐसे हैं जिनका नंबर हमारे पास नहीं होगा, ठीक है, वो वीडियो देखते होंगे लेकिन सोचते होंगे सर से बात करना है, ये चीज़ क्लियर नहीं है, तो उनके लिए फ़ोन नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, 9956268460। ठीक है, यही मेरा कांटेक्ट नंबर है और यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, इसको आप जब चाहिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, अगर उस समय मैं खाली रहूँगा तो रिसीव करूँगा फ़ोन, नहीं तो बाद में आपको कॉल बैक करूँगा। ठीक है,
आपकी समस्या हल जरूर होगी। अब यहाँ पे फाई ई इज इक्वल टू, देखो 1 अपान, इसको क्या लिख सकते हैं, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा, ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बच रहा है, ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर, ये इतना मैटर बच रहा है ना। और ये वैल्यू किसकी होती है, ओमेगा की। किसकी होती है, ओमेगा की। तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा ओमेगा। ठीक है, देन फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, और ओमेगा इज इक्वल टू कल मैंने निकाला था, क्या होता है 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है, यहाँ लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई। ठीक है, 4 पाई कैंसिल हो गया, बचा क्या, फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये देखो, यही तो मैंने स्टेटमेंट में दिया था ना आपको, गॉस थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसमें तो यही बात बताई थी मैंने। ठीक है, क्लियर है, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो गॉस थ्योरम का जो स्टेटमेंट क्या कहता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई कुल आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा, इक्वेशन फर्स्ट बना दिए। ई इज इक्वल टू होता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और ये वैल्यू ई की इक्वेशन फर्स्ट में हमने रख दिया। ठीक है, रख दिए, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने के बाद इस इक्वेशन पे आ जाएंगे, यानी कि फाई इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर कॉस थीटा ए मिल जाएगा। ठीक, अब ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर बच रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ओमेगा। ओमेगा का मान कितना होता है, 4 पाई, रख दिए, कैंसिल किए, इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक है, पक्का वादा करिए आप लोग इसको जरूर तैयार करेंगे। ठीक है, हमारा परिश्रम बेकार नहीं जाना चाहिए, आप लोग निश्चित खूब परिश्रम करो, बहुत बढ़िया स्थिति है। ठीक है, आप लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अभी लापरवाही कर रहे हैं। जो लापरवाही कर रहे हैं उनको अपने ऊपर चिंता करनी चाहिए। ठीक है, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई अध्यापक आपको डांट नहीं सकता, बोल नहीं सकता, समझा नहीं सकता है, अब आपको कोशिश करनी है। ठीक है, और मैं तो समझता हूँ कि ये आपके लिए अच्छा अवसर है, आप अपने घर पे अपने कमरे में बैठ के अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते हैं, बार बार वीडियो देखिए, अध्यापक से पूछिए। ठीक है, और कोई भी समस्या जरूर पूछना चाहिए प्रत्येक अध्यापक से, और वो प्रत्येक अध्यापक लगे हैं आपको कितना अच्छा पढ़ा सकें। ठीक है, आपकी तैयारी बिल्कुल नहीं गड़बड़ होनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा का समय हो सकता है ना बदले, तो ऐसी स्थिति में ये सब चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं, अगर अभी से तैयारी शुरू कर देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। पार्ट दूसरा चल रहा है। ठीक है, 3 वीडियो इसके बन चुके हैं। ठीक है, 2-3 और बनेंगे, खत्म है, उसके बाद क्या करेंगे आप। ठीक है, इसलिए लापरवाही त्यागिए। ठीक है, उठो, और इस कठिन परिस्थिति में भी अच्छी पढ़ाई करके ये संदेश देना चाहिए कि हम किसी भी परिस्थिति से डिगने वाले नहीं हैं, और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग एक जरूर करेंगे। धन्यवाद।